चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सो चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि धातु जो है अगर वायु के संपर्क में आता है या वायु से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार अभिक्रिया करेगा धातु, वो देखना। वायु कहने का मतलब जनरली मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, धातु का वायु के साथ अभिक्रिया का मतलब धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है, कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए, अगर Cu कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। इस तरह से जो भी धातु होगा वो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस धातु का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी धातु एक ही दर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। मतलब अगर इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो अचानक इसमें आग लग जाएगा, इतनी तेज़ी क्रिया करते हैं। और ये अभिक्रिया क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। मतलब अभिक्रिया जो होगा उसमें से उष्मा का भी निर्माण, आग पकड़ेगा तो उष्मा तो आना ही है, वही चीज़ है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन भी रहता है कि केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है सोडियम पोटेशियम ये सब चीज़ों को। तो इसका बस यही कारण है कि अगर इसको खुला में रखा जाए तो कमरे के तापमान में ही ये क्या होगा, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम आकस्मिक आग पकड़ लेने वाला, मतलब बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करता है। अगला फेज आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, इस तरह के धातुएं जो है अभिक्रिया करती है, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम के जैसा नहीं कि आग पकड़ ले, इस टाइप से नहीं होता है। इस सब में क्या होता है, ये सब धातुओं में इस पर एक वायु ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया करता है तो जो ऑक्साइड बनता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत, मैग्नीशियम के ही ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाएगा और उसको और अभिक्रिया होने से भी रोकेगा। एल्युमिनियम में भी एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया होता है और एक परत चढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहा वायु में गर्म करने पर जलता नहीं है। लोहा है, अगर उठाए हम उसको अगर वायु में गर्म कर देंगे तो वो जलेगा नहीं। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो वायु में ही सिर्फ रहेगा तो पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका चूर्ण बनाए, लोहा को अगर बारीक एकदम जैसे बारीक बनाया जाए, पूरी तरह से बारीक, धूल के जैसा बारीक कर दिया जाए, चूर्ण बना लिया जाए पूरी तरह से, और अगर हम उसको तेज ज्वाला में अगर धीरे धीरे हम अगर हल्का हल्का उसको ज्वाला में अगर हम लोह के चूर्ण को डालेंगे तो वो तेज़ी से जलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल चूर्ण नहीं है, सिर्फ लोहा है, लोहा का मान लो रॉड है, तो वो फिर जलने वाला नहीं है। ओके, वो क्या होगा तो गर्म होगा और ज़्यादा वो पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही चूर्ण बनाएंगे लोहा का तो वो क्या होगा, जलने लगेगा जब उसको तेज ज्वाला में डाला जाएगा। तो अब जैसे कि सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनियम है, ठीक है, ये सब धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। इसीलिए जो भी चीज़ें बनाया जाता है, हम लोग का कहने का मतलब है आभूषण जो होता है वो चांदी और सोना का होता है, जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे उसका चमक बहुत दिनों तक बरकरार रहता है। ठीक है, इसलिए आभूषण सब भी इसी का बनाया जाता है। अब एक टॉपिक है इसी के अंदर, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो जो धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड, कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जिसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये जब अम्ल के साथ मिलते हैं तो भी लवण जल बनाते हैं, और जब ये
क्षारक के साथ भी मिलते हैं तब भी क्या कहते हैं, लवण और जल ही बनाते हैं। इसका मतलब जब ये अम्ल के साथ मिल रहा है तो जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारक ऑक्साइड के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जब ये क्षारक के साथ मिल रहा है तो ये जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है क्षारक और अम्ल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम नोट में लिखवाए हैं कि जैसे वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, दोनों से अभिक्रिया कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कुछ और उत्पन्न होना चाहिए और क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो कुछ और उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन नहीं, उत्पन्न दोनों में एक ही पदार्थ हो रहा है। तो इसका मतलब इस कारण इसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण और जल का उत्पादन करता है, और जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो भी किस चीज़ का उत्पन्न करता है, लवण और जल। उदाहरण के लिए दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब HCl, कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। ओके, फिर है दूसरा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जो कि लवण है और फिर से जल बनाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के क्या है, उदाहरण हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हैं धातु का, ओके। आगे का चैप्टर में हम आगे मतलब इसी चैप्टर में आगे जो एक टॉपिक है धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में, पहला तो हम लोग पढ़ लिए धातु वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। चलिए, तो धातु जिस प्रकार धातु वायु के साथ अलग अलग दर से अभिक्रिया करता है, उसी तरह धातु जल के साथ भी अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करता है। प्रत्येक धातु एक तरह से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अलग अलग धातु अलग अलग तरीक़ा से जल के साथ अभिक्रिया करता है। पहले जान लेते हैं कि अगर जल से अभिक्रिया करता है धातु तो क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या क्या बनता है, याद रखने की बात है, धातु जब भी जल से के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड, ठीक है, जल का ऑक्सीजन लेगा तो धातु ऑक्साइड हो गया, और फिर जल में H2O होता है तो हाइड्रोजन जो बचा उसका हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, इस पे भी है कि अगर जल में कोई घुलनशील धातु ऑक्साइड है मान लीजिए, तो वो जल में घुलकर धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा। धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा मतलब एक तरह से वो क्षारक बना देगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारक प्रदान करता है, ठीक है। और धातु ऑक्साइड तो ऐसे भी जानते हैं कि क्षारक होता है। तो अगर धातु ऑक्साइड जल में मिल जाएगा, जल में मिलने पे ही आयन होता है ना, और आयन ही बताता है कि ये क्षारक है या अम्ल है। तो हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, क्षारक बनाएगा। परंतु सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सभी जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जितना धातु है यहाँ हम लोग का क्या बोलते हैं प्रकृति में सभी का सभी जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ धातुएं ऐसे हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब जानते हैं कैसे करते हो। पहला एक समीकरण अगर होगा तो धातु प्लस जल, तो एक धातु प्लस जल जो पहला अभिक्रिया होगा, जब शुरुआती अभिक्रिया होगा तो धातु और जल जब मिलेगा तो वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का तो निर्माण करेगा है, लेकिन फिर उसी में अगर वो धातु ऑक्साइड जल के साथ घुलनशील है मान लीजिए, तो फिर वो जल के साथ, वहाँ तो जल रहेगा ही ना, तो जल के साथ फिर से अभिक्रिया करके वो धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्लियर है बात। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं, उदाहरण के तौर पर जो जल से अभिक्रिया करते हैं, और कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, चलिए तो पहले जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
ये ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। मतलब जल का अगर तापमान मतलब गर्म रहे तब भी तो करेगा ही, लेकिन अगर ठंडा भी है तब भी अभिक्रिया क्या करता है, कर लेता है। और यह अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम क्या है, वो जो है वो तेज में ऊष्माक्षेपी होता है और तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, जल के साथ। लेकिन जो Ca है, कैल्शियम, वो अभिक्रिया धीमे करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया, तेज अभिक्रिया उसका नहीं होता। मतलब सोडियम और पोटेशियम के जितना तेजी से करता है उससे थोड़ा कम, मतलब कम तेजी से कैल्शियम करता है। मतलब कहने का मतलब है सोडियम और पोटेशियम से धीमी गति में ये जो कि कैल्शियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो अगर मान लीजिए कि पोटेशियम का अगर अभिक्रिया देखा जाए, पोटेशियम जल के साथ कैसे अभिक्रिया, तो पोटेशियम को अगर जल में मिलाया जाए तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और उसमें ऊर्जा देगा, मतलब गर्मी मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जलेगा मतलब जलना स्टार्ट हो जाता है, वो समझ लीजिए, तो वो गर्मी ही देगा, ठीक है। जलना तो पूरी तरह से ये स्टार्ट नहीं होता होगा, लेकिन जैसे कि चूना को हम लोग अगर पानी में कैसे डालते हैं तो ऊष्माक्षेपी कैसा आता है, उसी तरह का चीज़ हो जाता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, गर्मी बाहर निकलने लगता है, ठीक है। आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो धातु है। तो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडा पानी में अभिक्रिया करता है, गर्म पानी में भी करेगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ठंडा जल में अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ठंडा अगर पानी है तो उसमें अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन अगर पानी को गर्म कर दिया जाए, जल को गर्म कर दिया जाए, तो ये मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं एल्युमिनियम, Fe कहने का मतलब लोहा, जिंक, ये सब जो धातु हैं, ये धातु न तो ठंडा जल में अभिक्रिया करेगा, मतलब ठंडा है पानी तो भी अभिक्रिया नहीं करेगा, गर्म पानी है मतलब पानी अगर द्रव रूप में है तो अभिक्रिया नहीं करेगा, पानी अगर द्रव रूप में है तो अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन पानी का और एक रूप होता है गैस, ठीक है। पानी का 3 रूप है ना, ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब हो गया जल जो पानी है, और गैस मतलब उसका भाप जो होता है। तो कहने का मतलब ये भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया और जिंक हो गया, ये सब किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, तो जल के गैस रूप जो कि होता है भाप, उसके साथ अभिक्रिया करेगा। चलिए देखते हैं। तो एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन ऑक्साइड, कहने का मतलब वही जल के साथ अभिक्रिया अगर करता है तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह लोहा अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वही Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि फेरिक ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जिंक अगर करेगा तो वही है, जिंक और पानी के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब आते हैं कुछ ऐसी धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते, अभी देखे थे ना, सिल्वर, Au मतलब सोना, Ag सिल्वर हो गया, और कहने का मतलब है, और क्या बताए थे, प्लेटिनम। ये सब जो धातुएं हैं वो वायु के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। उसी तरह Pb, Cu, Pb मतलब लेड, सीसा, Cu कॉपर, तांबा, Au हो गया आप लोग का सोना, और Ag चांदी। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब धातुएं जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। ये सब धातुएं क्या है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगता है। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, अगर उसको डाल दें तो ये धातुएं क्या होती हैं कि जल में तैरने लगता है। जल में तैरने के कारण क्या होता है, तो जब ये अभिक्रिया करना स्टार्ट करता है तो जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनता है, मतलब गैस का एक गोला टाइप का बन जाता है, वो बुलबुला क्या होता है, धातुओं में जाके चिपक जाते हैं। अब चिपक जाते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उस जगह एरिया ज़्यादा ले लेता है, और लेकिन उसका क्योंकि उसमें गैस भरा हुआ है तो हाइड्रोजन गैस तो हल्का होता ही है,
और इसके कारण क्या होता है, वो पानी में तैरने लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ धातु का जल के साथ अभिक्रिया खत्म होता है। धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया है ना, जनरली तनु अम्ल के साथ ही धातु अभिक्रिया करता है। तनु अम्ल तो पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, धातु जब अम्ल के साथ, हम लोग अम्ल क्षारक लवण वाले चैप्टर में ही पढ़े थे कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के लिए Fe प्लस HCl क्या होगा, FeCl2 और हाइड्रोजन, Mg प्लस HCl MgCl2 हाइड्रोजन। ये तो चलते ही रहेगा, ऐसा ही है नियम। आगे बढ़ते हैं। कॉपर, सिल्वर, Hg मरकरी हो गया। ठीक है, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। HCl क्या है, एक तनु अम्ल है। ठीक है, जब धातुएं हाइड्रोजन मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रिक अम्ल जिसको कहेंगे HNO3 अभिक्रिया करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। जो हाइड्रोजन गैस अभी बोले अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। नहीं होने का कारण क्या है, तो जो HNO3 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक के बारे में हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेगा। ऑक्सीकारक क्या होता है, मतलब अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो देने का काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीजन नाम ही से पता चल रहा है। तो जो HNO3 है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, लेकिन तो जब अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, लेकिन क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इस कारण ये क्या करता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है उसमें ऑक्सीजन को दे देता है, हाइड्रोजन गैस में ही ऑक्सीजन दे देता है, और ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर किस चीज़ का निर्माण कर देता है, जल का निर्माण करता है। तो इसी कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस HNO3 से जब अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, तो वो लवण तो बनेगा ही, धातु का लवण है ना, FeCl2 जैसे बना है, अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया होगा तो इसका लवण भी बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस ना बन के क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं धातुओं का अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। अन्य धातु लवण के साथ में जैसे FeCl2 एक लवण है, धातु का लवण है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु जो है कोई एक धातु रहेगा, दूसरा क्या होगा, धातु का लवण रहेगा। जब अभिक्रिया करेगा तो कैसे अभिक्रिया करता है, चलिए वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि धातु ए कहने का मतलब कोई एक धातु है। ठीक है, वो बी का लवण मतलब कोई दूसरा धातु है उसके लवण के विलयन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो इसमें होगा क्या, ए का लवण विलयन बनेगा प्लस धातु बी बनेगा। तो ये सक्रियता श्रेणी पे डिपेंड करता है कि धातु ए बी का स्थान ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं है कि धातु ए प्लस बी का लवण विलयन है तो हमेशा ए का लवण विलयन प्लस धातु बी होगा। ये डिपेंड करता है कि धातु ए जो है धातु बी से अधिक सक्रिय है या कम सक्रिय है, इस पे डिपेंड करेगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा, मान लीजिए कि धातु ए अधिक अभिक्रियाशील है, उसी के अनुसार बनाया गया है समीकरण। धातु ए जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो वो धातु अपने से कम क्रियाशील धातु जो कि बी होगा, धातु कम क्रियाशील बी जो धातु होगा वो धातु ए से कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया में वही चीज़ पड़ेगी, तो एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। धातु का रहम तत्व है ना, तो यहाँ पे धातु ए क्या करेगा, बी को उसका जो विलयन होगा उससे क्या कर देगा, विस्थापित करेगा। और विस्थापित कर देगा तो अब क्योंकि लवण को बी को विस्थापित कर दिया तो अपना जगह वो ले लेगा, और इससे क्या हो जाएगा, ए का लवण विलयन बनेगा और धातु बी अपना स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो विस्थापित होता है या जो ये अभिक्रिया है वो डिपेंड किस पे पड़ेगा कि
सक्रियता श्रेणी पे। सक्रियता श्रेणी क्या होता है वो बताते हैं थोड़ा देर में, आगे चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि धातु ए धातु बी से सक्रिय है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अभिक्रिया ही नहीं होगा। जैसे धातु ए जो है बी से कम सक्रिय है, बी अधिक सक्रिय है धातु ए से, तो ये अपना जगह छोड़ेगा नहीं, ए विस्थापित ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आते हैं सक्रियता श्रेणी देखते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, एक सूची बनाया गया है सक्रियता श्रेणी का, वो यही विस्थापन अभिक्रिया कर करके देखा गया, तो उसी के साथ सक्रियता श्रेणी का निर्माण हुआ। सक्रियता श्रेणी जो है धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए, सबसे अधिक जो शुरू है घटते क्रम में, तो क्रियाशीलता क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो कहने का मतलब जो शुरू का है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। जैसे कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, Fe लोहा, Pb लेड सीसा, H हाइड्रोजन यहाँ पे ये एक गैस है और ये अधातु है। इसको यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो आयन बनता है ये दो तरह का आयन बनाता है, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन को तो हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं और ऋणायन को हाइड्राइड बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसको डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब भी विस्थापन अभिक्रिया हो या सक्रियता श्रेणी में इसको इसीलिए डाला गया है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अगर धातु का आयन देखें तो ये धनायन ही बनता है, जो कि धातुओं के साथ अभिक्रिया है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन को भी डाला गया है, चलिए इसको रखना है। आगे देखिए, कॉपर है, उसके बाद Hg है, फिर Ag है, फिर Au। मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील अगर बोला जाए तो कौन है? Au है, सोना। कहने का मतलब अगर एक धातु है हम लोग का कैल्शियम, ठीक है, धातु ए क्या है? मान लीजिए कैल्शियम है, और वो बी का लवण, कहने का मतलब जिंक का लवण है, मान लीजिए जिंक क्लोराइड है। चलिए, जिंक क्लोराइड है, तो वो जब अभिक्रिया करेगा, जब सोडियम जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है जिंक को विस्थापित कर देगा। क्यों? तो क्योंकि जिंक जो है कम क्रियाशील है सोडियम से। अब इसी के उल्टा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के बारे में लेते हैं। मान लीजिए कि मैग्नीशियम का लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, और धातु ए एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बी का लवण, मतलब धातु बी जो है मैग्नीशियम है। अब अगर अभिक्रिया किया जाए तो अभिक्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है वो कम अभिक्रियाशील है, तो वो मैग्नीशियम को तो विस्थापित कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अभी प्रश्न जो दिख रहा है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा या कोई भी डाउट होगा इसको हम कल चेक करेंगे और फिर जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट डे का वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट डे एक नया वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।